बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से हम बीए प्रथम सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के समझ लेके आ चुका हूं। साथ में इसके आंसर भी कराता चलूँगा, इससे आपको कहीं पर भी जो इसके आंसर भी ढूंढने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैं पिछले 3 वर्षों में यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों को एनालाइज किया। उसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए पिछले 3 वर्षों में, उन सभी प्रश्नों को उठाकर इसको मैंने फिर से इस मॉडल पेपर को क्रिएट किया है। इसमें जो है मॉडल पेपर से कुछ और भी इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यदि यही आप कंप्लीट वीडियो मेरा आप देख लोगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ 90 से 95% आपका पेपर इन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा, इन्हीं प्रश्नों से। इससे बाहर अन्य कोई भी आपको प्रश्न याद करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो इसकी मैंने सारी की सारी चैप्टर्स क्लासें ऑलरेडी करा रखी हैं। आप चाहे तो इसकी जो भी चैप्टर्स क्लासें मैंने कराई हैं, टोटल हमारा जो कि सिलेबस कंप्लीट भी हो चुका है। आप जाकर इसकी सारी क्लासें भी ले सकते हैं, अपना सिलेबस समझ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। अन्य हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सभी में है, सभी का सिलेबस जो भी था हमारा चैप्टर्स क्लासें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। अब हम मॉडल पेपरों को सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम से पहले पहले हमारा एक महासंग्राम की भी क्लास आ जाएगी, रिवीजन क्लास। तो यदि आपने कोई बुक नहीं लिया है तो आपको लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से बीए की तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, बिना कोई रुपया खर्च किए, वो भी ऑल सेमेस्टर के और ऑल सब्जेक्ट की। सारी आपको क्लासें हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ऑल नोटिफिकेशन भी सेट कर लेना, जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए प्रथम सेमेस्टर ज्योग्राफी ने भूगोल के आज हम मॉडल पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को 200 बार शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख लें एक बार, क्योंकि यही पेपर आपके एग्जाम में छपने वाला है इस बार। चलेगा, पेपर आपका जियोग्राफी का है। पेपर के यहाँ से नेम आपको मिला लेना है फिजिकल जियोग्राफी। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है और फिजिकल जियोग्राफी ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा सभी विश्वविद्यालय का, और 75 नंबर का पूरा पेपर आपका उचित होगा सभी यूनिवर्सिटी का। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त आएगा, जो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को देखूंगा। इसमें जो है 10 क्वेश्चन आपके दिए हुए। कुछ यूनिवर्सिटी में 5 ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन चाहे जितने पूछे जाएं। क्योंकि सेक्शन ए की खासियत ये रहती है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वेरी शॉर्ट एंड स्टफ क्वेश्चन रहते हैं, और सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य रहता है। कोई भी इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न आपका नहीं रहता है। ठीक है, तो जो आपको प्रश्न पता है उनको सबसे पहले आपको करना है। मैंने हर एक वीडियो में इसलिए मैं बता देता हूँ, ये लिखने का या फिर कॉपी लिखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जो भी प्रश्न आपको पता है इस सेक्शन का, ये प्रश्न कर रहे हो ऊपर लिख दो। ठीक है, उसको कर लो सबसे पहले, जो आपको याद है सही से। जो आपको नहीं पता है, आपके पास यदि समय बच रहा है, तो आपको लास्ट में बना बना कर आपको लिखना है। जितने भी आपको बना बना कर लिखना है उनको लास्ट में करना है। जो आपको स्पष्ट पता है उसको शुरुआत में करना है। इससे फायदा क्या है, एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है तो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चनों पर उसका ध्यान ज़्यादातर रहता है। शुरुआत के 2 क्वेश्चन उसके सही निकलेंगे मोस्टली, तो एग्जामिनर थोड़ी गति बढ़ाता है फिर चेक करने में। ठीक है, इस तरह से यदि लास्ट में आप बनाकर भी लिखोगे तो वहाँ पर नंबर आपके जो है प्रैक्टिस के मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलेगा। ना ज़्यादा समय गाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला इसका जो क्वेश्चन देखिएगा कि भू संतुलन क्या है। भू संतुलन क्या है। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि गैसर क्या है। ठीक है, गैसर या फिर जो इसको गीजर भी कहा जाता है। तो हम दोनों क्वेश्चनों को सबसे पहले देखेंगे। चलेगा, सबसे पहले भू संतुलन किसे कहते हैं। भू का मतलब होता है भूमि, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस। संतुलन का मतलब क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, ये कैसा होता है इसको समझिएगा। ये क्या है, आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि भू संतुलन किसे कहते हैं। तो धरातल पर, जो कि धरातल पर जो है पर्वत है, पठार है, मैदान है, तथा जो है झीलें स्थित है। झील मतलब जिसमें पानी वगैरह बहता है। ठीक है, जिनके उच्चावचन में काफी अंतर पाया जाता है। इन सभी में जो है काफी अंतर पाया जाता है। फिर भी ये जो आकृतियां हैं एक निश्चित नियम के आधार पर धरातल पर स्थित रहती हैं, और इस प्रकार भूतल के जो है असमतल भाग, भूतल के जो असमतल भाग अर्थात जो धरातल के बड़े बड़े जो ऊंचे भाग हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पर्वत हो गए, पठार हो गए, तथा जो नीचे धसे भाग हैं जैसे कि आपकी झील हो गई, नदी हो गई, या फिर कह सकते हो गड्ढा वगैरह जो नीचे धसे भाग होते हैं, तो इनके मध्य जो स्थिरता की जो दिशा होती है,
इसी को हम भू संतुलन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर आपने देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे कह सकते हो पहाड़ भी हैं, पठार भी हैं, ठीक है, और उसके नीचे कह सकते हो झील है, उसके थोड़ी गहराई में समतल जमीन के इस तरह से तालाब है। तो इस तरह से देखा जाए तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी कह सकते हो संतुलन में है, ठीक है, पृथ्वी क्या है, संतुलन में है, ऊपर पठार है, नीचे जो कि जल का भाग है। तो इस तरह से एक जो स्थिरता होती है, ठीक है, जो कि कह सकते हो धरातल पर जो एक स्थिरता होती है, जो कि ऊपर पहाड़ हैं, पठार हैं, और नीचे जो कि मध्य में आपके कह सकते हो जो कि झीलें स्थित हैं, नीचे धसी हुई हैं। तो ये जो इनके मध्य जो स्थिरता होती है, स्थिरता की जो दशा होती है, इसी को हम भू संतुलन कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। फिर यहाँ से जो कि विद्वान जो कि ट्रिवार्ड जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित, पृथ्वी के ऊपर स्थित क्या है, कहोगे पठार स्थित है, पर्वत स्थित है और मैदान स्थित है। एवं जो है गहराई में क्या स्थित है, तो कहोगे गहराई में जैसे कि समुद्र है, झील है, ठीक है, तालाब है इत्यादि जो है स्थित है। तो इसमें जो भौतिक एवं जो यांत्रिक स्थिरता की जो दशा होती है, ठीक है, इसी को हम भू संतुलन या संतुलन की दशा हम कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, इतनी आपको लिखना है, ठीक है। भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के एक विद्वान थे, ठीक है, जो कि भूगोलवेत्ता थे, जो कि डाल्टन, इन्होंने जो है 1889 ईस्वी में सबसे पहले भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि गैसर क्या है, गैसर या फिर इसको हम गीजर भी कहते हैं, गैसर या फिर जो है गीजर, तो ये क्या है इसको समझ लीजिएगा। तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय दरारें और सुराखों से होकर जल और वाष्प अधिक ऊंचाई तक निकलने लगता। हमने देखा होगा जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जो कि उसमें से जो कि नीचे पृथ्वी के नीचे जो गर्म कह सकते हो वही ही होती है जो कि निकलने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जो है ज्वालामुखी जब निकलती है तो इसमें कुछ जल कुछ वाष्प जो है अधिक ऊंची तक जो है उठने लगती है। तो इसी को हम जो है ऊंचाई तक जो उठती है जल और वाष्प का जो कह सकते हो सुराख के माध्यम से, दरारों के माध्यम से, उसमें से जब ऊपर निकल कर थोड़ी ऊंची तक जब उठती है, इसी को हम गैसर कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा। अब यहाँ से चित्र के माध्यम से इसको समझिएगा। जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये जो आपकी पृथ्वी है, जो धरातल है, इस तरह से इसकी जो दरारें बन जाती हैं। तो दरारों से जो कह सकते हो जल जो वाष्प जो है निकलता है ऊपर थोड़ी ऊंची तक उठता है, तो इसी को हम गैसर कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिएगा गीजर, दो गैसर और गीजर दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ से भी समझ सकते हो क्योंकि गीजर एक जो है प्रकार का गर्म जल का स्रोत होता है, क्योंकि जो भी पृथ्वी के नीचे से जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो नीचे से जो भी वाष्प निकलती है वो गर्म निकलती है, ठीक है। तो गीजर क्या है, एक प्रकार का गर्म जल का स्रोत है जिसमें जो है समय समय पर गर्म जल वाष्प जो है निकला करती है। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्र में उद्गार के समय ज्वालामुखी जब निकलने लगता उद्गार होता है तो दरार और कह सकते हैं सुराख बन जाती हैं। तो सुराखों के माध्यम से जल वाष्प या फिर गर्म जो जल है निकलने लगता है, कुछ ऊंचाई तक जो है ऊपर निकलने लगता है, ठीक है। तो इसी को हम जो है गीजर कहते हैं। एक हमारे विद्वान हैं जो कि वे कहते हैं कि गीजर जो है गर्म जल के स्रोत होते हैं जिनके अवकाश के बाद गर्म जल वाष्प तीव्रता से जो है निकला करती है और कभी कभी इनकी ऊंचाई जो है कह सकते हो सेकंडों फीट तक होती है। इसी को हम गीजर कहते हैं, ठीक है। ये कहते हैं कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी जब उद्गार हो जाती है उसके बाद भी क्योंकि कुछ दरारें बन जाती हैं, कुछ छिद्र बन जाते हैं, कुछ सुराख बन जाते हैं पृथ्वी से, जिसके माध्यम से गर्म जल जो है निकलने लगता है, ऊपर थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है कुछ ऊंचाई तक। इसी को हम गीजर कहते हैं। इनकी भी परिभाषा एकदम सही है। फिर अगली इसमें परिभाषा दी हुई है कि गीजर जो है साविराम गर्म जल के स्रोत हैं जो कि समय समय से अपने मुख से गर्म जल की फुहार और वाष्प जो है छोड़ते हैं। इसी को हम गीजर कहते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको रखना है, ठीक है। या फिर आपको ऐसे ही बनाकर लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि वलन क्या है, फोल्ड क्या है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या है, इसके प्रकार क्या हम समझेंगे। उसके बाद वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, कौन सी परत कहाँ है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद भूसन्नति क्या है, फिर अपक्षय क्या है, इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे।
सबसे पहले वलन क्या इसके समझिएगा, इसके टाइप्स क्या हैं। वलन का मतलब होता है फोल्ड, ठीक है। तो फोल्ड क्या है, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा, देखो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां होती हैं, जैसे कि आंतरिक शक्तियों के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप आने लगता है। तो इस तरह से पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियां होती हैं, इसके द्वारा जब क्षैतिज जो है संचालन से जब चट्टानों में संपीड़न की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो उसमें लहरनुमा, कोई चट्टान होती है उसमें लहरनुमा जो है मोड़ पड़ जाता है। तो इस तरह के मोड़ को ही हम बलन कहते हैं। बलन के जो है ऊपर उठे भाग को, बलन का जो ऊपर उठा जो भाग होता है, ठीक है, मान लो कोई बलन है, ऊपर उठा जो भाग होता है इसको जो है अपनत कहते हैं। नीचे जो धंसा भाग होता है इसको जो है अभिनत कहते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि जो है समवित बलन, तो इसके टाइप्स हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया है काफी बार क्वेश्चन। तो समवित बलन क्या होता है, जब बलन की दोनों भुजाओं का झुकाव जो है क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम सममित बलन कहते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है असममित बलन। असममित बलन क्या है, जिसमें दोनों भुजाओं का जो कह सकते हो झुकाव समान ना हो, असमान हो, उसको असममित बलन कहेंगे। उसके बाद एक द्विगुणित बलन, ये क्या होता है, जिसमें एक भुजा का ढाल जो है साधारण और दूसरी भुजा का ढाल क्या हो, समकोण बनता हो, तो इसको हम एक दिग्नज बलन कहेंगे। उसके बाद समनत बलन क्या होता है, जिसमें बलन जो है दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हो, दोनों भुजाएं बलन की इस तरह की समान रूप से झुकी हो, तो इसको हम समनत बलन कहेंगे। उसके बाद है पर जो है बलित बलन क्या है, तो इसमें जो है बलन की दोनों भुजाएं समांतर होते हुए भी क्षैतिज अवस्था में हो जाती हैं, इसको हम परिबलित बलन कहते हैं। उसके बाद है परत बलन क्या है, तो इसमें जो है बलन की एक भुजा दूसरे पर जो है उलट जाती है। जब एक कह सकते हो बलन की भुजा दूसरे पर जब उलट जाती है, मान लो कोई बलन की कोई भुजा है तो इस पर दूसरी आकर उलट जाए इसी के ऊपर, तो इस तरह की हम भुजा को प्रतिबलन कहेंगे। फिर उसके बाद है अवनमन जो है बलन क्या है, तो जब बलन की अक्ष क्षैतिज तल के साथ कोण जब बनाती है तो उसको हम अवनमन बलन कहते हैं। उसके बाद है पंखा बलन क्या है, जब बृहत बलन की बृहत अपनत या अभिनत में छोटी छोटी अपनतियां पड़ जाती हैं तो उससे हम पंखा बलन कहते हैं। तो ये थे इसके टाइप्स। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल की परतों के बारे में आपको बताना है। तो वायुमंडल की जो कि सभी को पता भी होगा, वायुमंडल की जो कि 5 परतें होती हैं, ठीक है। ये जो है पृथ्वी की सतह से शुरू होती हैं और ऊपर की ओर जो है होती हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जो है मध्य मंडल और जो है ताप मंडल, बाहिर मंडल। ये 5 इसके कह सकते हो इसकी परतें होती हैं। हम पांचों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल क्या होता है, एग्जाम में क्या है इन कह सकते हो मंडलों के बारे में एग्जाम में पूछता है। तो क्षोभ मंडल क्या है, यह जो है पृथ्वी की सबसे निचली परत है जहां सभी जो है मौसमी घटनाएं जो है ये होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है समता मंडल क्या है, इस परत में जो है ओजोन परत मौजूद है जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं इसको रोकती है और हवाई जहाज यहाँ उड़ान जो है भरते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो कि मध्य मंडल, तो यह जो है समताप मंडल के ऊपर की स्थित है और यहाँ जो है उल्का पिंड जो है जलते हैं। उसके बाद है ताप मंडल, तो इस परत में तापमान जो है ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता है और आयन मंडल इसी परत के भीतर जो है स्थित होता है। उसके बाद है बाहिर मंडल, तो यह जो है वायुमंडल की सबसे कह सकते हो बाहरी परत होती है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, सबसे ऊपरी परत, ठीक है, अंतरिक्ष के पास वाली, इसको हम बाहिर मंडल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्षोभ मंडल होता है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं जिस पर हम सभी लोग रहते हैं, तो इस तरह से आपको इन सभी टाइप इनके कह सकते हो परतों के बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से भूसन्नति क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया, तो इसको भी समझ लीजिएगा। तो भूसन्नति क्या है, लंबी सकरे और उथले जो जलीय भाग होता है, मतलब जो है लंबा हो, सकरा हो और उथले हो, जो जल का जो भाग होता है, जलीय जो भाग होता है, इसी को हम भूसन्नति कहते हैं। यहाँ से हमारे एक विद्वान है हाग जी, ये कहते हैं कि भूसन्नति लंबी, सकरी, उथली जलीय भाग होती है और जिसमें लगातार अवसादों का जमाव होता रहता है, जिसमें अवसाद जो है जो कह सकते हो बहाव है जो बहकर आता है उसमें उसका अवसाद जो है जमाव उसका होता रहता है और जिससे जो है उनकी तली में निरंतर धंसा होता रहता है, ठीक है। इसी को हम भूसन्नति कहते हैं। भूसन्नतियों से ही
जो वलित पर्वत हैं उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जो कि वलित जो पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो भूसन्नति जो है इसी से वलित पर्वत की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरह से इसके बाद आपको शॉर्ट सी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब अपक्षय क्या है, एग्जाम में काफ़ी बार अपक्षय पूछा भी गया है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। अपक्षय क्या है, अपक्षय आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपक्षय क्या है कि किसी चट्टान का टूटकर उसी स्थान पर बिखर जाना, नष्ट हो जाना, इसी को हम अपक्षय कहते हैं। वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, चट्टान के अपने ही स्थान पर टूटकर बिखरने व नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम अपक्षय कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज़्यादा आपको कह सकते हो रट्टा भी मारने को सकता नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन आपको समझना है। तो अपक्षय क्या है, जो चट्टान होती है, चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाए या फिर नष्ट हो जाए। ये जो किसी चट्टान का टूटकर बिखरने की जो प्रक्रिया होती है, फिर नष्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम अपक्षय कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा इसकी है। प्रोफेसर साबिन जी लिखते हैं, इसकी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चट्टानों को भौतिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक क्रियाओं मतलब जो है प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा अपने स्थान पर विघटित होकर नष्ट होने, मतलब विघटित मतलब होता है टूटकर नष्ट होने, अथवा जो है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा वियोजित होने की जो क्रिया होती है इसी को हम अपक्षय कहते हैं। दोनों परिभाषाओं का मतलब वही है, चट्टानों को अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाना फिर नष्ट हो जाना, इसी को हम अपक्षय कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोम क्या है, डेल्टा क्या है, इसके बाद सूर्यताप क्या है और चट्टान क्या है। इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले बायोम क्या है इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बायोम की जब बात आती है तो क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हो इसके बारे में हमने पढ़ा भी होगा जूलॉजी वगैरह में, तो बायोम के बारे में समझ लीजिएगा। बायोम एक जो है ऐसा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक समान जलवायु और जीव समुदाय जैसे कि हम लोग भी रहते हैं, पेड़ पौधे जानवर, ये सभी इसमें होते हैं। इसे ही हम जियोम कहते हैं या फिर बायोम कहते हैं। जियोम और बायोम दोनों एक ही चीज़ हैं। यह पृथ्वी के बड़े पारिस्थितिकी क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ के निवासी जीव, वनस्पति, वहाँ की जो जलवायु है, जो पर्यावरण है, वो परिस्थिति के अनुसार जो है ढल जाते हैं। यह होता है बायोम। और भी यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी हुई है, बायोम या फिर जो है जियोम, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो जो बायोम है स्थलीय व जलीय आवास का एक ऐसा क्षेत्र होता है जो विशिष्ट पारिस्थितिकी विशेषताओं के आधार पर भूपटल के अन्य क्षेत्रों से पृथक होता है। बायोम में सामान्यतः स्थलीय भागों के जो पादप व जो प्राणी हैं समुदाय का पारिस्थितिकी रूप से अध्ययन इसमें किया जाता है। बायोम से जो अभिप्राय है जीवन से है, मतलब बायोम क्या है, जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर सभी आप कह सकते हो प्राणी रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, जीवन से इसका संबंध है बायोम। ठीक है, बायोम से प्राय क्या है, जीवन से है। संबंधित प्राणियों पादपों के जो बृहद और जो प्राकृतिक सहवास हैं जो पृथ्वी पर दूर दूर तक बसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसी को हम बायोम कहते हैं। मतलब जो है जो पृथ्वी पर जो जो प्रवास हैं, चाहे जानवरों के हो या फिर मनुष्य के हो या फिर कह जहाँ तक जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र बायोम ही कहलाता है। बायोम जो है पादपों व प्राणियों का विशिष्ट जो है समुदाय होता है जो कि समान जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में विस्तृत होता है। एक बायोम में जलवायु की समानता के कारण ही वनस्पति प्राणी उसका जीवन समान कह सकते हो समान होता है। और प्रमुख जो है वनस्पति समुदाय से संबंधित होने के कारण ही पारिस्थितिकीविदों ने इसे बायोम नाम जो है दिया है। यहाँ से बहुत सारे विद्वान हमारे जैसे कि पीटर जी हैं, ये कहते हैं कि बायोम जो है पृथ्वी की वृहद पर्यावरणीय कटिबंध हैं जो कि सुस्पष्ट पादप आवरण द्वारा चिन्हित होते हैं। अगली परिभाषा क्लीमेंट लिखते हैं, कहते हैं बायोम एक ऐसा जो है जैव समूह होता है जो कि भौगोलिक सीमाओं में अपने विशिष्ट जैव रूप और जातीय श्रेष्ठता से पहचाना जाता है, इसी को हम बायोम कहते हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अगला इसमें जो क्वेश्चन के डेल्टा किसे कहते हैं, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन भी आपका पूछा गया, तो इसको भी समझ लीजिएगा। तो डेल्टा एक जो है त्रिभुजाकार भूभाग है। कैसा है, त्रिभुजाकार, इस तरह से त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुजाकार एक भूभाग है, इसमें जैसे कि डेल्टा बनता है तो इस तरह से भूभाग बनता है। तो जो नदी के मुहाने पर बनता है, नदी का जो मुहाना होता है, जो मुख होता है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, वहाँ पर बनता है। जहाँ नदी अपने जो है बहाकर लाए गए जो तलहट होते हैं जैसे कि मिट्टी, रेत, जैसे कि चट्टान,
इसको जो है किसी बड़े जलाशय जैसे कि महासागर हो गया, समुद्र हो गया, झील हो गया, जब इसमें छोड़ देता है, ठीक है, तब डेल्टा बनता है। ठीक है, जब नदी की गति जो है धीमी हो जाती है तो उसके साथ बहने वाले जो कण होते हैं वे वहाँ पर जमा हो जाते हैं और नए भूमि का निर्माण वहाँ पर होता है। तो यह जो है ग्रीक अक्षर डेल्टा के आकार से जो है मिलता जुलता है और जिस पर इसका नाम जो है पड़ा हुआ है डेल्टा। ठीक है, जब नदी का जो पानी होता है जैसे कि मिट्टी हो गया, रेत हो गया, चट्टान हो गई, उसको जो बहाकर लाती है, तो जब नदी का पानी जब धीमा होता है तो क्या होता है, जो बहाकर जो कण लाती है, जो धूल मिट्टी लाती है, तो वहाँ पर जमा होने लगती है। तो वहाँ पर जब जमा होती है तो एक नए भूमि का निर्माण होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जब नए भूमि का निर्माण होता है तो कुछ डेल्टा के अक्षर के आकार का मिलता जुलता एक आकार बन जाता है, एक शेप बन जाता है, आकृति बन जाती थी, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चले अब यहाँ से सूर्य ताप क्या है इसको समझ लीजिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सूर्य ताप, सौरिक ऊर्जा को ही हम सूर्य ताप कहते हैं। सौरिक ऊर्जा मतलब जो सूर्य की ऊर्जा होती है इसी को हम सूर्य ताप कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल सी परिभाषा हो गई। यह सौरिक जो है जो कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चलकर धरातल पर पहुंचती है। ठीक है, यहाँ से ट्रिवार्ड महोदय लिखते हैं कि लघु तरंगों के रूप में संचलित एवं 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से भ्रमण करती हुई धरातल पर पहुंचने वाली जो सूर्य की ऊर्जा होती है इसी को हम सूर्यताप कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, अगली परिभाषा आप देख सकते हैं कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा का वह हिस्सा जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसको हम सूर्यताप कहते हैं। सभी का कहना मतलब यही है कि सौरिक ऊर्जा है जो सूर्य की ऊर्जा है इसी को हम सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो इसी को हम सूर्यताप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा बनाकर लिख सकते हैं। अगला इसका क्वेश्चन देखिएगा, चट्टान क्या है। ठीक है, चट्टान को समझिएगा, इसके हम टाइप्स भी यहाँ से देखेंगे। तो चट्टान क्या है, पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाली रचना सामग्री को हम चट्टान कहते हैं। जैसे कि किसी चीज़ का निर्माण जो है किसी न किसी चीज़ से होता है, जैसे कि आपका शरीर का निर्माण हाथ है, पैर है, इस तरह से आपके शरीर का निर्माण हुआ। उसी प्रकार पृथ्वी का भी निर्माण काफ़ी चीज़ों से हुआ है, पृथ्वी का निर्माण। तो उसमें से चट्टान भी है जो कि पृथ्वी के अंतर्गत आती है। तो पृथ्वी सतह का निर्माण करने वाली जो रचना सामग्री है उसी को हम चट्टान कहा जाता है। समान रूप से चट्टान शब्द का प्रयोग किसी कठोर वस्तु के लिए ही किया जाता है, किंतु भूगोल विषय में इसका प्रयोग जो है बालू, कंकड़, मिट्टी, ग्रेनाइट आदि सभी के लिए भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ से जो कि आथर्म होम्स जी लिखते हैं, कहते हैं कि अधिकांश जो चट्टानें हैं खनिज का ही मिश्रण अंश होती हैं, अतः उसमें जो है कई खनिजों का जो है पाया जाना स्वाभाविक होता है और इन खनिजों में रासायनिक तत्वों का ही योग रहता है। प्रत्येक चट्टान में एक से अधिक खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है, तो यही होती है चट्टानें। चट्टानों के हम प्रकारों की बात करें, ठीक है, तो उत्पत्ति एवं रचना के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की होती है। एक होती है अग्नि चट्टानें, दूसरी होती है अवसादी या परतदार चट्टानें, तीसरी होती है रूपांतरित चट्टानें। तो इन चट्टानों के बारे में हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सेक्शन आपका बी स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके जो है 7 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, 7 या फिर 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। सेक्शन बी की खासियत यह है कि इसमें आपके एक्स्ट्रा पर्सन आपके रहेंगे सेक्शन बी में और सी में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है, जो आपको पता होगा उनको आपको कर लेना है। और जिस सेक्शन में जितने क्वेश्चन कह रहा है उतने ही आपको करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, नहीं तो आपको एग्जामिनर वो चेक ही नहीं करेगा, उसका नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन देखेगा जो कि पेपर आपका है फिजिकल जियोग्राफी का। तो फिजिकल जियोग्राफी किसे कहते हैं, इसका क्षेत्र क्या है। क्वेश्चन जो है मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में गारंटी लेता हूँ कि फंसेगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है वर्षा क्या है, रेनफॉल क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके प्रकारों का भी वर्णन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वांटेड है। ठीक है, सेक्शन बी व सी की मैं 100% की गारंटी ले रहा हूँ कि बी व सी इन्हीं आपके सेक्शनों में से क्लियर हो जाएगा। और सेक्शन ए के लिए मैंने लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पर्सन मैंने रखा है, और मेरा विश्वास है या फिर कह सकते हो मेरा एक अनुभव है, जो कि आपका उन्हीं से क्वेश्चन मिलते जुलते आएंगे, फिर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे।
तो क्लास हमारी थोड़ी लंबी हो सकती है। क्लास हमारी इसीलिए मॉडल पेपर की जब भी हम क्लास लाते हैं, क्लास लाने में मुझको काफ़ी समय लगता है, क्योंकि क्लास लाने से पहले हम प्रॉपर जो है सभी विश्वविद्यालय के पेपर को एनालाइज करते हैं, रिपीट क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका हम आंसर ईजी से ईजी आंसर उसका जो है ऐड करते हैं उसमें, फिर हम क्लास करा पाते हैं। तो एक क्लास को हम मॉडल पेपर को जब सोल्व करवाते हैं तो हमको 1 से 2 दिन का समय लगता है। एक मॉडल पेपर के पीछे हमारी मेहनत लगती है। लेकिन ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा मॉडल पेपर रहता है, जो भी रिसर्च पर जितनी भी हमारी क्लासें रहती हैं, उससे बाहर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चनों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो पूरा का पूरा पेपर आपका वही आएगा 1-2 क्वेश्चनों को छोड़कर। और कभी-कभी क्या है, पिछले साल तो पूरा का पूरा पेपर ही फंस गया है, ठीक है। सभी जो है विषयों का 1-2 विषयों को छोड़कर, नहीं तो पूरा का पूरा जो है पेपर ही उन्हीं से आपका फंसा था। इस बार भी हमारा उम्मीद यही है, हमारा जो अनुभव है कि पेपर इन्हीं से आपका बनेगा, इससे बाहर कोई भी अन्य प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। तो चलेगा, इन सभी प्रश्नों को भी देखेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सबसे पहले जियोग्राफी क्या है इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से सबसे पहले, क्योंकि जियोग्राफी का पेपर है, तो जियोग्राफी को जान लेना काफ़ी कह सकते हो महत्वपूर्ण हो जाता है। कि वैसे क्योंकि इसमें आपका कह सकते हो फिजिकल जियोग्राफी आपका दिया हुआ है, भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल को जानने से पहले जान लीजिए कि जियोग्राफी क्या होता है, भूगोल क्या होता है, ठीक है। तो जियोग्राफी जो शब्द है यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है जियो प्लस जो है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, मतलब स्टडी। मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं पृथ्वी का जो अध्ययन होता है इसी को हम जियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी का अध्ययन क्या है, तो पृथ्वी में बहुत सारे आपके जो कि पहाड़ भी हैं, नदी भी है, मौसम भी इसमें घटित होता है, जानवर रहते हैं, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसी के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं। अब भूगोल के हम एकदम सुंदर से परिभाषा कहें तो भूगोल जो है उस शास्त्र या फिर जो है विज्ञान को कहते हैं जो पृथ्वी की सतह पर उनकी विशेषताएं, पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं उसकी कह सकते हैं, जो जलवायु है वहाँ की, जो प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी पर, ठीक है, जो स्थान है और वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं इनके बीच में जो संबंध होता है, ठीक है, आपसी जो संबंध होता है इसी का इसमें अध्ययन किया जाता है, इसी को हम भूगोल कहते हैं। यदि हम सरल शब्दों में और कहें तो भूगोल एक ऐसा विषय है जो बताता है कि पृथ्वी कैसी है। ये क्या बताता है भूगोल, कि पृथ्वी कैसी है, उस पर पहाड़, नदियाँ, मैदान, रेगिस्तान ये कहाँ हैं, ये कैसे बनते हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, और मौसम, जलवायु कैसे बदलते हैं, और मनुष्य जो है किन प्रकार प्राकृतिक जो संसाधन इसका उपयोग करता है, और अलग अलग स्थानों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली कैसी है लोगों की, ये सभी जो है हम भूगोल के द्वारा ही हम जान पाते हैं, ठीक है। भूगोल के यदि हम मुख्य शाखाओं की बात करें तो भूगोल के अंतर्गत इसकी बहुत सारी शाखाएं होती है, जैसे कि भौतिक भूगोल, जो कि हमारा पेपर है भौतिक भूगोल का ही। तो आज हम भौतिक भूगोल के बारे में समझेंगे, ठीक है, जो कि जियोग्राफी की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जियोग्राफी क्या है। तो जियोग्राफी क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और जो है उस पर जो पहाड़ है, जो नदी है, जो रेगिस्तान, ये कहाँ स्थित हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनसे कौन कौन से आकृतियाँ बनती हैं, मौसम और जो जलवायु है कैसे बदलती है, इससे क्या नुकसान है, और मनुष्य जो है किस प्रकार प्राकृतिक जो संसाधन उसका उपयोग करता है, अपना जीवन यापन करता है, और जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं जो कि घटित होती हैं वे सब उसके क्या नुकसान है, क्या, ये सब चीज़ें हम इसी के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं। जो कि हमको भौतिक भूगोल पढ़ना है, तो भौतिक भूगोल आप समझिएगा कि पृथ्वी की प्राकृतिक जो बनावट है। अब पृथ्वी की प्राकृतिक बनावट क्या है, जैसे कि पृथ्वी जो प्रकृति ने बनाया है, पहाड़ों को बनाया है, नदियों को बनाया है, जलवायु आदि का जो बनाया है, इसी का इसमें अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल में पृथ्वी की जो बनावट है, जैसे कि पहाड़, नदी, जलवायु आदि, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है, इसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ये तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है। और भी यहाँ से हम देखेंगे भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप यानी जो इसका स्वरूप, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, मौसम संबंधी, इन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है, इसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है, कोई भी रट्टा आपको नहीं मानना है।
या जो है धरातल पर अलग अलग जो है जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व उसका अध्ययन करता है। और साथ ही या भूविज्ञान मतलब जो है पृथ्वी का जो विज्ञान है, जो मौसम विज्ञान है, जो जंतु विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान है, इससे भी जुड़ा हुआ है। इसी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। इतनी से परिभाषा आपको लिखना है। अब भौतिक भूगोल के हम क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके बहुत सारे क्षेत्र, इसमें क्षेत्र का मतलब यह होता है इसके हम अध्ययन क्या करते हैं। जैसे कि हम भू आकृति विज्ञान, तो इसके अंतर्गत जो है भू आकृति, जैसे कि इसमें जो है पृथ्वी की सतह की जो आकृतियाँ होती है, जैसे कि पहाड़, पठार, मैदान, नदी, घाटियाँ, इन सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है। और यह भी जो है कि वे भूविज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा कैसे आकार देती हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है, इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। अगला जिसका विषय क्षेत्र है वो है जलवायु विज्ञान। तो यह जो है पृथ्वी के वायुमंडल, मौसम, जलवायु के पैटर्न, वर्षा, तापमान और इन पर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। उसके बाद है जल विज्ञान। तो इसमें जो पृथ्वी के जो जल संसाधन है, जैसे कि नदियाँ है, जो झील है, जो महासागर है, जो भूजल है, इसका अध्ययन किया जाता है। नदी किसे कहते हैं? नदी के द्वारा कह सकते हो कुछ जो शेप बन जाते हैं, जो आकृतियाँ बन जाती हैं, ठीक है। महासागरीय निक्षेप क्या है, तो इन सभी चीज़ों इसमें हम अध्ययन करते हैं। फिर है मृदा भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो है मृदा भूगोल का भी अध्ययन करते हैं, या जो विभिन्न प्रकार के मिट्टियों के वितरण, निर्माण, गुणों का इसमें अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का जैसे कि अपर्दन हो गया, मिट्टी की आकृतियाँ बन जाती हैं बारिश के कारण या अन्य किसी के कारण, तो इन सभी चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। फिर है जैव जो है भूगोल। तो बायोजियोग्राफी, इसमें जो पृथ्वी पर जो पौधा होता है, जो जानवर होते हैं, इसके वितरण और अपने जो भौतिक वातावरण है इसके साथ ये कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, इसका भी अध्ययन इसमें हम करते हैं। और समुद्र विज्ञान, ओशियन जो कह सकते हो, जो जियोग्राफी है, या जो है महासागरों की जो भौतिक और जो रासायनिक विशेषता होती है, जैसे कि जो महासागर होती है इसमें ज्वार भाटा जो घटनाएं घटित होती हैं, इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन हम इसी में करते हैं। ठीक है, तो ये था इसका विषय क्षेत्र। आपको इसी प्रकार आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन था कि वर्षा क्या है, वर्षा किसे कहते हैं। तो वर्षा किसे कहते हैं, इससे पहले ये जान लो कि वर्षा क्यों होती है। ठीक है, तो आपको विधत आपको समझ में आ जाएगा। तो पृथ्वी के जो जलाशय हैं, पृथ्वी पर जो जितने भी जलाशय मतलब होता है पृथ्वी पर जो जल के भाग हैं। अब जल के भाग कौन कौन से हैं, जैसे कि समुद्र हो गया, जल हो गया, झील हो गया, तालाब हो गया, नदी होगी और नहर हो गया। तो ये जो पृथ्वी पर जितने भी जल के भाग हैं, जलीय जो भाग है, ठीक है, या फिर अन्य कोई स्रोत, जलीय भाग या फिर अन्य जो जल के स्रोत हैं, ठीक है, इसमें जब जो जल है जब गर्म होकर जब ऊपर उठने लगता है, या फिर जब ऊपर उठता है और इकट्ठा होकर बादल बन जाता है, और जब बादल बनता है, जब ज़्यादा भारी हो जाती है ओस, तो जो है भारी होकर तब जो है वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती है, तो इसी को हम वर्षा कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। और भी यहाँ से आगे इसकी परिभाषा को समझेंगे कि वर्षा जो है वह प्रक्रिया है जिसमें जो है पानी की बूंद या जो है बर्फ के टुकड़े आकाश से जो है पृथ्वी पर गिरते हैं, इसी को हम वर्षा कहते हैं। वर्षा जो है मुख्य रूप से वाष्पीकरण, संघनन के कारण जो होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है। अब वर्षा कैसे होती है, जैसे कि जो पृथ्वी पर जो जलीय भाग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नदी, समुद्र, झील, तालाब, तो इनका जो जल होता है जब वाष्प होकर मतलब जब गर्म होकर जब ऊपर भाप बनकर उड़ने लगता है, तो ऊपर क्या बनता है, ऊपर ये बूंदें एकत्र हो जाती हैं, फिर बादल बनता है। जब ये बूंदें ज़्यादा कह सकते हो भारी हो जाती है तो पृथ्वी पर गिरने लगती हैं, इसी को हम वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, दूसरी होता है पर्वतीय वर्षा, तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके टाइप्स के बारे में भी समझेंगे, इसके प्रकारों के बारे में। तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा जो है मुख्य 3 प्रकार की होती है। एक होती है संवहनीय वर्षा, या जो है तब होती है जब पृथ्वी की सतह, संवहनीय वर्षा क्या होती है, आप लोगों के यहाँ संवहनीय वर्षा ही होती है। तो यह वर्षा तब होती है जब पृथ्वी की सतह गर्म होती है, जिससे हवा जो है वाष्पीकृत होकर ऊपर उठती है। ठीक है, और ऊपर की हवा जब ठंडी होकर बादल के निर्माण करती हैं और फिर वर्षा के रूप में गिरती हैं, जो अक्सर जो है तेज और अचानक होती हैं, इसी को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। उसके बाद है पर्वतीय वर्षा। तो जब एक नम हवा का जो द्रव्यमान है पर्वत के ढलान के ऊपर से जब उठता है, तो यह जो है ऊपर उठने पर ठंडा होता है और फिर संघनन के रूप में वर्षा होती है, तो इसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। फिर है चक्रवाती वर्षा। तो यह जो है तब होती है जब 2 भिन्न तापमान वाली हवाओं के द्रव्यमान
जब टकराते हैं और गर्म हवा, ठीक है, गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर जब उड़ती है, ठीक है, जब गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर जब उठती है जिससे बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है, तो इस प्रकार की वर्षा को हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बारे में हमको लिखना है। अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि वलन क्या है, फोल्ड क्या है, इसके प्रकार। वैसे तो इसके प्रकार मैंने आपको कराया था, लेकिन यहाँ से भी देख लीजिएगा। उसके बाद है चक्रवात क्या है, रेखा चित्र की सहायता से इसकी उत्पत्ति का भी जो है वर्णन कीजिए। तो यहाँ से हम दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले वलन क्या है, जिसको हम फोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा, पृथ्वी की आंतरिक जो शक्तियाँ होती हैं, इससे उत्पन्न जो क्षैतिज संचालन में जब चट्टानों में जब संपीड़न की स्थिति होती है, तो उसमें जो है एक लहरनुमा एक मोड़ पड़ जाता है। कोई चट्टान है तो इसमें यदि कोई मोड़ पड़ गया इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह के मोड़ को ही हम वलन कहते हैं। वलन के ऊपर उठा जो भाग होता है, ये जो भाग ऊपर उठा होता है, इसको हम अपनत कहते हैं। और नीचे धंसा जो ये भाग होता है, इसको हम अभिनत कहते हैं। वलन के हम प्रकारों की बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके टोटल जो है 10 प्रकार इसके हैं। तो पहला है सम्मित वलन। तो जब वलन की दोनों भुजाएं का जो झुकाव है, ठीक है, जब दोनों बराबर होता है, मान लो कोई वलन है तो इसका जब झुकाव दोनों का बराबर हो, तो इस तरह के वलन को हम सम्मित वलन कहेंगे। और असम्मित वलन जिसका जो है झुकाव एक का बराबर हो, दूसरे का जो है बराबर ना हो, तो इसको हम जो असम्मित वलन कहेंगे। फिर है एक दिग्नत वलन। तो इसमें जो एक भुजा का ढाल साधारण और दूसरी भुजा का जो है समकोण बनाती हो, ठीक है, तो इसको हम दिग्नज कहेंगे। फिर है समनत। तो इसमें जो है दोनों भुजाओं का जो झुकाव है समान हो, तो इसको हम समनत वलन कहेंगे। फिर है परिबलित वलन। तो इसमें जो है वलन की दोनों भुजाएं जो है समांतर होते हुए भी क्षैतिज अवस्था में जब हो जाती है, तो इसको हम परिबलित वलन कहते हैं। फिर है प्रतिबलन। तो इसमें जो है वलन की एक भुजा दूसरे के ऊपर जो है पलट जाती है, तो इसको हम प्रतिबलन कहेंगे। और अवनमन वलन क्या है, जब वलन की अक्ष क्षैतिज तल के साथ कोण बनाती है, तो उसे जो है अवनमन जो है वलन कहते हैं। फिर है पंखा वलन। तो यह जो है बृहद वलन की बृहद जो है अपनत या जो है अभिनत में छोटी छोटी जो है अपनतियाँ पड़ जाती है, तो इसको हम पंखा वलन कहते हैं। दो वलन और भी, जिसको हम खुला वलन और जो है बंद वलन कहते हैं। इसमें जो है वलन की दो भुजाओं के बीच जो कोण है, जो 90 अंश से जब अधिक तथा जो है 180 अंश से जब कम होता है, तो इसको हम खुला वलन कहते हैं। और बंद वलन, जब वलन दोनों भुजाओं के बीच के जो कोण है 90 अंश से कम होता है, तो इसको हम बंद वलन कहते हैं। तो ये थे इसके टाइप्स। अब चक्रवात क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। चक्रवात क्या है, चक्रवात को अगर परिभाषित किया जाए तो चक्रवात क्या है, चक्रवात जो है या घूमती हुई जो वायु राशि है यही होती है। जो वायु होती है इस तरह से, आपने बवंडर देखा होगा आते हुए, तो ये जो घूमती हुई जो हवाएं होती हैं, जो वायु राशि होती है, इसी को हम चक्रवात कहते हैं। अर्थात एक ऐसी जो है विशेष स्थिति होती है जिसमें हवा जो है तीव्र गति से गोलाकार पथ में चक्कर लगाती है, और यह जो विशेष स्थिति कम तथा अथवा जो है निम्न वायुदाब के क्षेत्र के कारण होती है, जिसमें उस भाग पर जो है हवा का दबाव जो है कम हो जाता है, और निम्न वायुदाब की स्थिति जहाँ उत्पन्न होती है उसे चक्रवात का केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो चक्रवात क्या है, वायु का कह सकते हैं, वायुदाब का। अब ऐसे जो वायुदाब है, ठीक है, जो वायु राशियाँ हैं, तो वायु राशियाँ जब घूमती हैं, फिर वायु का जो है कह सकते हो इस तरह से घूमना, तो ये होता है चक्रवात। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, तो इस तरह से कुछ इसमें दिया हुआ है, जैसे कि बवंडर वगैरह आता है, तो यही होता है चक्रवात। अब चक्रवात के बनने के कौन कौन से कारण, इसको भी समझ लीजिएगा। तो चक्रवात की यह स्थिति गर्म हवाओं के कारण जो होती है, जब हवाएं गर्म होती तो ये बनती हैं। जब समुद्र की जो हवाएं हैं गर्म होकर जब ऊपर की ओर उड़ती हैं, तो उस स्थान पर या फिर उस जो स्थान जो है जो रिक्त हो जाता है, जिसमें निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस रिक्त अथवा जो खाली स्थान, इसको भरने के लिए ठंडी हवाएं इस रिक्त स्थान की ओर बहने लगती हैं, जिससे चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चक्रवात बनकर स्थल की ओर जो है आ जाता है, जिससे भारी तबाही होती है। ठीक है, चक्रवात जो है हवाओं की घूमने की दिशाओं के कारण, इसके जो है दो भागों में इसको बांटा गया। पहला है घड़ी की दिशा में, दूसरी है घड़ी की विपरीत दिशा में। इस तरह से आपको लिखना है। अब चक्रवात के हम प्रकारों की बात करें तो ये दो इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, उसके बाद है एक अतिरिक्त जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
जिसको हम शीतोष्ण चक्रवात भी कहते हैं। ठीक है, जो एक है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है शीतोष्ण चक्रबंधी या फिर चक्रवात कहते हैं जिसको हम। तो इनके हम प्रकारों को भी समझेंगे यहाँ से। तो पहला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होता है, तो ये जो है गर्म समुद्री सतहों के ऊपर बनते हैं और अत्यधिक तेज हवाएं भारी बारिश के लिए जो है जाने जाते हैं। इन्हें जो है तूफान या जो है हरिकेन जैसे जो है नामों से भी जो है जाना जाता है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि वे जो है दुनिया के किस हिस्से से जो है में बन रहे हैं। फिर है जो अतिरिक्त जो उस कटीय चक्रवात है जिसको हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। तो यह जो है मध्य कह सकते हो अक्षांश चक्रवात भी इसको जो है कहा जाता है। ये जो है ठंडी और जो है गर्म हवाओं के मोर्चों मतलब जो उसका फ्रंट होता है इसके पास जो है बनते हैं और अक्सर जो है मध्य अक्षांश होते हैं। इसमें जो है दिन प्रतिदिन के मौसम के लिए जो है जिम्मेदारी होते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है जैव मंडल क्या है, बायोस्फीयर क्या है, उसके बाद है परवाल भित्ति क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये भी हम समझेंगे। तो जैव मंडल क्या है, जैव मंडल तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है। जैव मंडल क्या है, जिस पर हम लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, हम रहते हैं, इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, पृथ्वी का वह भाग, ठीक है, वह क्षेत्र फिर वह भाग जहाँ जीवन पाया जाता है, इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। या जो है स्थल मंडल मतलब धरती, जल मंडल मतलब पानी, वायुमंडल मतलब हवा के उन हिस्सों को मिलाकर बनता है जो जीवन को सहारा देते हैं। और इसमें जो है सभी जीवित जीव जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और सभी अजैविक कारक भी इसमें शामिल होते हैं जैसे कि सूर्य, पानी, चट्टानें, मिट्टी, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, जिनसे वे जो है ऊर्जा, पोषक तत्व जो है प्राप्त करते हैं। सरल शब्दों में जैवमंडल जो है पृथ्वी पर जीवन का वह पूरा जाल है। ठीक है, तो जैवमंडल क्या है, पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन पाया जाता है, इसी को हम जैवमंडल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है बस। और यदि इसके हम विस्तृत में बात करें, क्योंकि जैवमंडल आपके एग्जाम में इस पर निबंध लिखने को पूछता है, तो इसको और भी समझ लीजिएगा। तो जैवमंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के 3 मंडल होते हैं परिमंडल, जिसमें से स्थल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। तो जहाँ आपस में मिलते हैं वही जो है जैवमंडल जो है स्थित है। जैवमंडल की परत जो है पतली लेकिन अत्यधिक जो है जटिल है और किसी भी प्रकार का जीवन केवल इस बात पर ही जो है संभव है। मतलब जो है जहाँ पर जीवन पाया जाता है इसी को हम जैवमंडल कहते हैं। और भी आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि जो बायोस्फीयर जो शब्द है, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है क्योंकि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस जो है स्फीयर। तो बायो का अर्थ होता है जीव, स्फीयर का अर्थ होता है परिमंडल। तो बायोस्फीयर शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है रूसी वैज्ञानिक जो कि बर्नडिस्की ने जो है किया था इसका प्रयोग। यहाँ से कुछ विद्वान हैं जो कि कह सकते हो बायोस्फीयर की परिभाषा को स्पष्ट किया है जैवमंडल के। तो पृथ्वी के समस्त जीवधारी प्राणी और जो है वह पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है जैवमंडल कहलाता है। अथवा पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है, इसी को हम जैवमंडल कहते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर सी परिभाषा मैंने इसमें रखा है। इस तरह की परिभाषा आपको किसी भी बुक या सीरीज में इतनी जल्दी आपको मिलेगी नहीं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि स्ट्रहालर जी लिखते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा वे पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है और मिलकर जैवमंडल की रचना करते हैं। तो इस तरह से इसकी परिभाषा आपको लिखना है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है, परवाल भित्ति क्या है, उसको समझाइएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसके हम प्रकारों को भी समझेंगे। अब परवाल भित्ति क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो परवाल महासागर में मिलने वाली चूने की ऐसी चट्टानें होती हैं जो मूंगे या कोरल जो है पॉलिप्स नामक जो है महासागरीय जीव के कंकाल से निर्मित होती हैं। महासागर में समूह में एक ही स्थान पर असंख्य जो है मूंगे निवास करती हैं और परवाल एक जो है जीव होता है जो अपने चारों ओर एक चूने का एक घोल बना लेता है। ठीक है, एक घर बना लेता है, इसे समझ सकते हो। तो यह जो है अपना भोजन सागरीय जो जल है इससे प्राप्त करता है। परंतु जब एक परवाल मर जाता है, जब उसमें एक परवाल मर जाता है तो उसके घोल के ऊपर दूसरा परवाल क्या है अपना घोल बनाने लगता है और धीरे धीरे एक एक करके अनेक परवाल बढ़ते जाते हैं। तो इस क्रिया के लंबे समय के एक विस्तृत भित्ति
एक लंबे समय में एक विस्तृत एक भित्ति बन जाती है जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है समुद्र में जो प्रवाल पाया जाता है, एक जीव है समुद्री, जो कि कह सकते हो एक चूने अपना घर बनाता है, एक चूने का घोल बनाता है, ऐसे समझ सकते हैं घर बनाता है। जब वो प्रवाल मर जाता है, ठीक है, तो दूसरा प्रवाल उसी के ऊपर घर बनाता है। तो इस तरह से जब वो मर जाता है तो तीसरा आता है। इस तरह से आते आते सभी लोग अपना कह सकते हो वहाँ पर एक कह सकते हो एक घोल बनाते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक करके जो अनेक प्रवाल जो है बढ़ते जाते हैं, तो इस क्रिया के लंबे समय में एक विस्तृत भित्ति बन जाती है, तो इसी को हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। इसके हम प्रकारों की बात करें तो इसकी जो प्रकार है जो कि फ्रीजिंग रीफ इसका प्रकार है, क्योंकि ये जो है समुद्र तट के किनारे विकसित होती है और अक्सर उथले लैगून द्वारा जो है तट के से जो है अलग होती है। ये चट्टानें जो सीधे समुद्र की ओर जो है बढ़ती हैं और यह जो है सबसे आम प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है। फिर है बैरियर रीफ, क्योंकि यह जो है समुद्र तट के समांतर स्थित होती है, लेकिन यह जो है गहरे और चौड़े लैगून तट पर जो है से अलग होती है और अपने जो है सबसे उथले बिंदु पर ये पानी की सतह तक जो है पहुंचकर नौकायन में जो है बांधा बन सकती है। तो इस तरह से आपको लिखना है, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ इसका सबसे बड़ा जो है उदाहरण है ये। फिर है एटोल, ये भी इसका प्रकार है। तेज है वलयाकार चट्टानें होती हैं जो एक संरक्षित जो है लागून को घेरती हैं। ये आमतौर पर तब बनती हैं जब किनारों की चट्टानों से घिरे द्वीप जो है समुद्र में डूब जाते हैं और यह समुद्र का स्तर जो है बढ़ जाता है जब, ठीक है, तब ये चट्टानें बनती, ये कह सकते हो प्रवाल भित्ति बनती है। प्रशांत महासागर में ऐसी स्थिति ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब यहाँ से अगला जो क्वेश्चन है, वायु द्वारा जो अपरदन जन्य जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं इसको समझाइएगा। और जो है भूकंप क्या है इसकी उत्पत्ति के कारण। दोनों मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, अवध विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों में प्रॉपर रिपीट हुए हैं और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय MJKVP राजा महेंद्र प्रताप सिंह सभी में रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले अपरदन क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। अपरदन का मतलब होता है अपरदन, मतलब जो है किसी चीज का एक अपरदन, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना। तो अपरदन क्या है, एक प्राकृतिक जो है भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह की जो सामग्री होती है, जैसे कि मिट्टी होती है, चट्टानें होती हैं और कंकड़ होती है, ठीक है, जब जो है प्राकृतिक शक्तियों के कारण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, फिर बह जाती है पानी के कारण, तो इसी को हम अपरदन कहते हैं। अपरदन क्या है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना या फिर चले जाना, इसी को हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में हम कहें तो यदि जो है चट्टानों के टुकड़े, जो चट्टाने के जो टुकड़े होते हैं, आपने अपक्षय पढ़ा है कि अपक्षय किसे कहते हैं, चट्टानों का अपने स्थान पर नष्ट हो जाना। कोई मान लो ये चट्टान है तो इस तरह से टूट के नष्ट हो गई, इस तरह से गिर गई, अलग अलग इसके टुकड़े बहुत सारे हो गए, तो इसको अपक्षय कहेंगे। अब यदि जो है ये जो टुकड़े हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाए, यहाँ से यहाँ भाग आए पानी के कारण, हवा के कारण, तो इसको हम अपरदन कहते हैं। ठीक है, चलेगा। हाँ, अब यहाँ से वायु द्वारा जो अपरदन जन्य का अर्थ क्या है इसको समझिएगा। तो हवा के द्वारा मिट्टी या जो है चट्टान के कटाव या परिवहन से होने वाली जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्योंकि अपरदन किससे हो सकता है, एक तो हवा के द्वारा जो कि हो सकता है मिट्टी का बहाव हो जाए या फिर चट्टानें खिसक जाए, या फिर जो है कह सकते हो पानी के कारण हो सकता है। तो इस तरह से जो है मिट्टी चट्टान इसके कटाव परिवहन से होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें तेज हवाएं शुष्क ढीली मिट्टी के कणों को जो है उड़ा ले जाती है और उन्हें कहीं और जमा कर देती हैं, जिससे भूमि की जो उर्वरता है उसमें कमी आती है। इसी को जो है अपरदन जन्य स्थल आकृतियाँ जो है इसी कारण स्थल जन्य आकृतियाँ बनती हैं। जाहिर सी बात है कहीं का कोई टुकड़ा उड़ा ले जाएगा, किसी पहाड़ का या फिर किसी कह सकते हो अन्य किसी चीज़ का खिसक जाएगा, एक स्थान से गिरकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, तो वहां पर जाकर कोई आकृति बना देगी। ठीक है, तो इसी को हम अपरदन कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप की जब बात आती है तो भूकंप जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समानता तब भूकंप को आप देखो तो भू प्लस कंपन,
तो भू का मतलब होता है पृथ्वी, कंपन का मतलब होता है कांप जाना। पृथ्वी का अचानक से कांप जाना भूकंप कहलाता है। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। शब्दों को तोड़ तोड़ कर जब आप सीखोगे तभी आप भूल नहीं पाओगे किसी भी प्रश्न का आंसर। तो भूकंप क्या है? भू मतलब होता है पृथ्वी, कंपन मतलब होता है कांप जाना, मतलब पृथ्वी का अचानक से कांप जाना फिर हिल जाना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कि पृथ्वी का कांपना है, कंपन होना। अतः जो पृथ्वी का अचानक हिलना ही भूकंप कहलाता है। पृथ्वी का धरातल कई शक्तियों के द्वारा जो प्रभावित होता है। यह शक्तियां जो है कुछ रचनात्मक होती हैं, कुछ विनाशात्मक होती हैं। भूकंप को जो है धरातल की विनाशात्मक जो है शक्तियों के रूप में जाना जाता है। यह जो है धरातल पर अचानक, यह जो धरातल जो अचानक रूप से जो उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न होने के समाप्त होने पर धरातल में विनाश, जो इसका कह सकते हो विशाल परिवर्तन होता है। इससे जान माल का नुकसान भी होता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जैसे कि शैलेश्वरी जी, ये कहते हैं कि भूकंप जो है क्या है, ये प्राकृतिक है। जो कि भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। तो प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह जब कांपने लगती है उसी को हम भूकंप कहते हैं। फिर यहाँ से स्ट्रेले महोदय लिखते, कहते हैं कि हमको भी इसकी परिभाषा पता है भूकंप की। तो ये भी लिखते हैं अपने शब्दों में, कहते हैं कि मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या कंपन द्वारा हिलना, मतलब मनुष्य का धरातल पर हिलना या जो है धक्के खाना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। सभी का मतलब एक ही है, पृथ्वी का अचानक से कांप जाना फिर हिल जाना, इसी को हम भूकंप कहते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब हम इसकी उत्पत्ति की हम बात करें भूकंप की, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भूकंप किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति भी बताइए। तो भूकंप की उत्पत्ति जो है तब होती है जब पृथ्वी की जो टेक्टोनिक जो प्लेट है आपस में खिसकती है और अचानक से जब टूट जाती है, और जिससे जो है बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा है भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। और यह ऊर्जा पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से निकलकर सतह पर कंपन पैदा करती है, जिसे हम भूकंप के झटके के रूप में महसूस करते हैं। तो इससे इसकी उत्पत्ति होती है टेक्टोनिक प्लेटों से। ठीक है, इसके अचानक टूटने से। अब यहाँ से सेक्शन आपका जो कि सी स्टार्ट हो गया, इसमें हम बात करें प्रश्नों की। इसमें आपके 4 प्रश्न आके आएंगे, जो कि 2 ही प्रश्न आपको करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बात है, इसमें आपके कह सकते हो आधे इसमें एक्स्ट्रा आपके प्रश्न होंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। जो आपको पता होगा 4 में से आपको 2 जरूर आपको पता ही होंगे, प्रश्न आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ से हम 4 प्रश्न कराएंगे। पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा कि ज्वार किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति की भी विवेचना कीजिए। तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी उत्पत्ति की भी विवेचना कीजिए। तो इसमें केवल ज्वार ही दिया हुआ है, लेकिन हम भाटा ये भी बता देंगे आपको, और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसकी विवेचना कीजिए हम, जो कि विस्तार से आपको करा देंगे। उसके बाद है अपर्दन चक्र क्या है। डेविस के जो भौगोलिक चक्र जो है, इनका जो अपर्दन चक्र है, इसकी संकल्पना की भी व्याख्या कीजिए। ये भी हम कराए दे रहे हैं। दोनों के दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले ज्वार भाटा होता क्या है, इसको समझ लीजिए, फिर इसकी उत्पत्ति को हम देखेंगे। तो महासागरीय जल में अनेक प्रकार की गतियाँ होती है। देखो महासागर का जो जल होता है इसमें अनेक प्रकार की जो है गतियाँ होती हैं, मोमेंट होता है उसमें, और जिसमें जो है ज्वार भाटा अपना अलग महत्व इसका है एक, क्योंकि इसके द्वारा सागर का जो समस्त जल है प्रभावित होता है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि सूर्य और जो चंद्रमा है इसके आकर्षण बल के कारण, मतलब सूर्य जो चंद्रमा है इसका जो आकर्षण बल है, इसके कारण महासागरीय जल के, इसी के कारण जो महासागर का जो जल है जो है ऊपर उठकर आगे बढ़ने लगता है, ऊपर उठकर जो है आगे बढ़ने लगता है। मतलब जो है जो समुद्र का जल होता है जब ऊपर जब उठता है, इसको हम ज्वार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब ऊपर उठकर जब नीचे गिरता है, इसको हम भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है ज्वार भाटा। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझ लीजिएगा। ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृथ्वी के घूर्णन के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि यह पृथ्वी के करीब है। चंद्रमा की ओर स्थित महासागर का जल ऊपर जो है खिंचता है, और चंद्रमा से सबसे दूर स्थित महासागर का जल भी जो है एक उभार जो है बनाता है, जिससे जो है कह सकते उच्च ज्वार आते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन कि अपर्दन चक्र क्या है, डेविस के अपर्दन चक्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो उसको हम समझेंगे। अपर्दन चक्र क्या है, सबसे पहले समझ लीजिएगा। एक भौगोलिक सिद्धांत है जो बताता है कि समय के साथ साथ किसी भी भूभाग की जो स्थलाकृतियाँ है, ठीक है, कैसे बदलती, मतलब कोई भी जो जमीन की जो स्थलाकृतियाँ है तो उसमें बदलाव आता रहता है। तो उसमें बदलाव कैसे आता है, जैसे कि मनुष्य पैदा होता है
तो मनुष्य मतलब छोटा सा बच्चा पैदा होता तो छोटा सा रहता, धीरे धीरे वो बढ़ता है, ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इस तरह से युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, तो इस तरह से जो स्टेजों से गुजरता है, अवस्थाओं से गुजरता है। तो डेविस महोदय जो कि कह सकते हो, इन्होंने भी जो है जो जो जमीन की जो बनावट है उसमें जो स्थलाकृतियाँ होती तो ये भी जो है समय के साथ बदलती रहती हैं। तो इसी के बारे में जो है बताया है, इसी को हम अपर्दन चक्र कहते हैं। तो अपर्दन चक्र क्या है, इसकी परिभाषा लिखोगे, एक भौगोलिक सिद्धांत है जो बताता है कि समय के साथ जो भूभाग है, जो भूभाग की जो स्थलाकृतियाँ हैं, यानी भूभाग मतलब पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियाँ हैं, चाहे पहाड़ हो, या फिर मिट्टी हो, या फिर पठार हो, तो इसका कह सकते हो कैसे बदलती रहती है, या फिर जमीन है उसमें कैसे बदलाव आता है, इसी को हम जो है अपर्दन चक्र कहते हैं। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं जो कि विलियम मॉरिस डेविस, इन्होंने जो है 1899 में जो है इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है, इसी को हम समझेंगे। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी भूभाग का विकास एक चक्रीय प्रक्रिया से जो है होकर गुजरता है। इनका कहना है, सिद्धांत बताता है कि कोई भी भूभाग यानी पृथ्वी का कोई भी भाग विकास जो है एक चक्रीय प्रक्रिया से होकर गुजरता है, और जिसे 3 मुख्य चरणों में जो इन्होंने बांटा है। और ठीक वैसे ही जैसे कि जीव का जीवन चक्र होता है, जैसे कि जीव का जीवन चक्र होता है युवावस्था, परिपक्वावस्था और वृद्धावस्था, ठीक उसी प्रकार जो कह सकते हो जो स्थलाकृतियां हैं जमीन पे, उसका भी जीवन काल होता है, ठीक है। अब इनके चरण क्या है, एक है युवावस्था। तो इस अवस्था की शुरुआत किसी क्षेत्र के उत्थान मतलब जो है जमीन ऊपर उठने से होती है। उसके बाद इसमें दिया जैसे कि नदी और अन्य पर्दन जो कारक हैं ये सक्रिय हो जाते हैं और जो है घाटियों को गहराई तक जो है काटते हैं, जिससे जो है तीव्र ढाल बनते हैं। और भूभाग का उच्चावच मतलब जो है ऊंचाई में अंतर जो है अधिकतम इसमें होता है। उसके बाद आती है पूर्णावस्था। तो इस अवस्था में नदी जो है अपनी घाटियों को गहरा करना जारी रखती है। अब देखो पूर्णावस्था, ये जो पहली अवस्था थी युवावस्था, जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद जो नदी का निर्माण होता है, जो पानी नदी से इस तरह से गुजरता है, ठीक है, ये हो गई युवावस्था। उसके बाद क्या है, पूर्णावस्था क्या है, परिपक्व अवस्था क्या है, नदी जब किसी को गुजरती है तो थोड़ा चौड़ी हो जाती है, धीरे धीरे नीचे गहरान अपनी बना लेती है, तो ये होती है पूर्णावस्था, परिपक्व अवस्था। तो इस अवस्था में जो नदी होती है अपनी जो घाटियाँ होती है इसको गहरा करने लगती है, लेकिन साथ ही घाटियों का जो किनारा है वो भी विस्तार होने लगता है और ढाल कम होने लगते हैं, और जो स्थलाकृतियाँ है धीरे धीरे जो है समतल होने लगती हैं, ठीक है। और अपक्षय और जो है अपर्दन मिलकर जो है भू दृश्य को बदलने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी जो है निभाते हैं। उसके बाद आती है वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज। तो अपर्दन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है इस स्टेज में, इस अवस्था में, और पूरा क्षेत्र लगभग जो है समतल क्षेत्र में जब बदल जाता है, जिसे हम जो है पेनेप्लेन या जो है समप्राय मैदान जो है इसको कहा जाता है। इस मैदान में कहीं कहीं जो है कठोर चट्टानों के अवशेष जो है टीलों के रूप में जो है दिखाई दे सकते हैं। तो यह चक्र जो है तब तक जो है चलता रहता है जब तक कि कोई नया जो उत्थान या समुद्र तल में परिवर्तन इसे बाधित नहीं करता है। इसके बाद एक नया जो चक्र है शुरू हो जाता है। यदि हम संक्षेप में कहें तो अपर्दन जो चक्र है समय के साथ जो भू आकृतियाँ होती है, जो पृथ्वी की आकृतियाँ होती है, चाहे मिट्टी हो, तो इसमें जो कर्मिक विकास का एक मॉडल है, जो बाहरी शक्तियाँ जैसे कि जल, हवा, हिमनद, इनके द्वारा चट्टानों के टूटने, परिवहन के माध्यम से कह सकते हो, परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसमें जो बदलाव होता है, ठीक है, इसी को हम जो है कह सकते हो अपर्दन चक्र कहते हैं। हमने देखा होगा जो चट्टानें होती है, जो मिट्टी होती है, बारिश कर मिट्टी के स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है, वहाँ जाकर कोई दूसरा आकार बना लेता है। तो ये जो अपर्दन चक्र हमें यही बताता है कि जैसे कि कोई स्टेज होती है, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर जो है बूढ़ा होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हर स्थल आकृति की भी यही स्थिति होती है। उसका पहले निर्माण होता है, फिर वो जो है अपना विस्तार करती है, ठीक है। जैसे कि नदी कहीं से बहने लगती है तो नदी उसका जब निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे जब वह कह सकते हो परिपक्व होते हैं तो गहराई उसकी हो जाती ज़्यादा, और जो है पहले जो है इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है। फिर जब कह सकते हो जो ओल्ड स्टेज आता है तो वहाँ से नदी जो है कह सकते हो ख़त्म हो जाती है। तो इसी प्रकार इसको इन्होंने बताया है। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन की वायु दाब और तापमान के मध्य क्या संबंध है आपको बताना है, और जेट स्टीम क्या है, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो वायु दाब क्या है इसको समझ लीजिएगा।
और इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या है? वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के जो भार होता है इसके द्वारा किसी सतह पर लगाया गया बल होता है। आपने देखा होगा हवा इतनी इतनी तेज चलने लगती है कि किसी किसी चीज़ को मनुष्य को भी ढकेलने लगती है, कोई चीज़ उड़ जाती है। तो जो वायुमंडलीय जो दबाव होता है या फिर दाब होता है, तो पृथ्वी के जो जो वायुमंडल होता है पृथ्वी पर, ठीक है, तो इसमें जो हवाएं होती हैं, हवा का जो भार होता है, जब किसी सतह पर उसका भार लगता है, इसी को हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे जो प्रभावित करने वाले कारक मुख्य हैं, जैसे कि ऊंचाई, तापमान, आर्द्रता, मौसम जो है प्रणालियाँ, क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब लगता है ये सभी इसको प्रभावित करते हैं। मौसम खराब रहता है, हवाएं चलती हैं जो कि दबाव जो है दाब का कारण बनती हैं, तो इसके सब जो है कह सकते हैं प्रभावित करने वाले कारण हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है जो दाब है कम हो जाता है, और तापमान बढ़ने पर हवा जो है हल्की होकर ऊपर उड़ती है और जो है दाब जो है घटता है। जबकि आर्द्रता जो है जलवाष्प में वृद्धि से भी जो है दाब में कमी जो है आती है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है? या जो है किसी सतह पर हवा के स्तंभ जो होता है इसके वजन के कारण, मतलब जो है किसी सतह पर जो हवा की जो वजन होती है इसके कारण जो लगने वाला जो दबाव होता है, इसी को हम वायुमंडलीय जो है दाब कहते हैं। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसों का जो कि मिश्रण है, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है नीचे की ओर खींचता है और जो है दबाव डालता है। ठीक है, वायुमंडल का हम मापन किस में करते हैं? कहोगे बैरोमीटर नामक एक उपकरण के द्वारा इसका हम मापन करते हैं। अब वायुमंडलीय जो कि दाब है इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जैसे कि ऊंचाई। तो जैसे जैसे जो है हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का घनत्व जो है कम हो जाता है और जो दबाव हो वो भी घटता है। और है तापमान। तापमान भी इसको प्रभावित करता है, जैसे कि जब तापमान बढ़ता है तो हवा जो है फैलती है और हल्की हो जाती है, जिससे दबाव भी जो है कम हो जाता है। और इसके विपरीत जब हवा जो है ठंडी हवा जो है कह सकते हो सघन होती है और उच्च दबाव जो है क्षेत्र भी बनता है। उसके बाद है आर्द्रता। तो हवा में जो है जलवाष्प का घनत्व कम होता है, इसलिए जहाँ आर्द्रता अधिक होती है वहाँ वायुदाब कम हो जाता है। उसके बाद है मौसम प्रणालियाँ। तो वायुमंडलीय जो दबाव मौसम के पैटर्न जैसे कि चक्रवात, परत चक्रवात को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये निभाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम जो है पृथ्वी के वायुमंडल में तेज जो संकीर्ण हवाओं की धाराएं होती हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। यह जो है गर्म और ठंडी हवा के बीच की सीमाओं का जो है अनुसरण करती हैं और मौसम, हवाई यात्रा और चक्रवात को प्रभावित जो है करती हैं। जेट स्ट्रीम जो है आमतौर पर वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में क्षोभ मंडल की जो है सीमा के पास लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई तक जो है पाई जाती है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से वायुदाब और तापमान इसके बीच में संबंध क्या होता है? तो इसके बीच में जो है विपरीत संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती जो है संबंध होता है, जिसका अर्थ होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। जिसे हम कहें कि किसी को जो है लाभ होता है तो दूसरे का जो है हानि होता है, तो ठीक उसी प्रकार इन दोनों के बीच ऐसा ही संबंध होता है। किसी का जो है कह सकते हो एक चीज़ का बढ़ने से दूसरा चीज़ घटता है। जैसे कि वायुदाब बढ़ा तो तापमान घट जाएगा, तापमान बढ़ा तो वायुदाब घट जाएगा। तो इस इनके बीच में उल्टा भी जो है संबंध होता है। जब तापमान जो है बढ़ता है तो जो है गर्म हवा जो है फैलती है, उसका घनत्व जो है कम हो जाता है और जो है वह ऊपर उड़ती है, जिससे वायुदाब भी जो है कम हो जाता है। इसके विपरीत जब तापमान कम होता है तो जो है हवा ठंडी होकर सिकुड़ती है, जिससे उसका घनत्व और जो वायुदाब है ये भी जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह से इनके बीच में संबंध था। यदि हम सरल शब्दों में और कहें, जहाँ हवा जो है गर्म होती है वहाँ दबाव जो है कम होती है। ठीक है, जहाँ हवा जो है ठंडी होगी वहाँ दबाव अधिक होगा। यही कारण है कि हमेशा जो है उच्च वायुदाब मतलब जो है ठंडी वाले जो क्षेत्र होते हैं ये निम्न वायुदाब मतलब गर्म वाले क्षेत्र की ओर जो है बहती हैं, जिससे जो है पवन आती है मतलब हवाएं आती हैं। इस तरह से आपको लिखना। अब आर्द्रता क्या है? कुछ मैंने शॉर्ट इसमें जो कि क्वेश्चन मैंने और भी ऐड किया है, जिसके आने की संभावना आपके शॉर्ट जो कि सेक्शन वाले में संभावना है, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्द्रता क्या है, जिसको हम जो है ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो आर्द्रता जो है वायुमंडल में मौजूद आर्द्रस्य, जो कि वायुमंडल में आर्द्रस्य आपको दिखाई नहीं देती है। वायुमंडल में मौजूद जो आर्द्रस्य जो जलवाष्प होती है जो कि पानी की गैसीय अवस्था होती है, इसी की मात्रा को कहते हैं। या जो है नमी पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा हवा में जो है पहुँचती है और मौसम, वर्षा, जलवायु को जो है प्रभावित करने के लिए
या फिर उसमें महत्वपूर्ण एक भूमिका भी निभाती है, उसको प्रभावित करती है। यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें आर्द्रता के बारे में, तो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो जलवाष्प होती है, ठीक है, जलवाष्प ही उसकी आर्द्रता या नमी कहलाती है। तो नमी और आर्द्रता दोनों एक ही चीज़ है। आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष, दूसरा है सापेक्ष, तीसरा है विशिष्ट आर्द्रता। इसके 3 टाइप्स होते हैं। उसके बाद है चट्टाने, जो कि मैंने आपको वहाँ से कराया था, बोला था कि आगे अभी हमको कराएंगे। तो आग्नेय चट्टाने किसे कहते हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसको समझ लीजिएगा। तो आग्नेय शब्द जो कि लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से जो संबंधित है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, मतलब आग। पृथ्वी के भीतर की जो आंतरिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा पृथ्वी की ऊपरी परत धरातल पर जब पिघला हुआ पदार्थ ठोस रूप जब धारण करता है, तो आग्नेय चट्टानें बनती हैं। अब पृथ्वी के भीतरी भागों में मध्यवर्ती गहराई में बहुत जो है उच्च तापमान एवं जो है दबाव के मध्य जो पदार्थ अर्ध द्रव या फिर जो है अवस्था में एकत्र होता है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। और जब यह मैग्मा ज्वालामुखी के मुख से जब बाहर आता है, ठीक है, तो उससे जो है गैसें निकलती हैं या फिर निकल जाती हैं, और शेष जो द्रव पदार्थ जो कि लावा होता है, उसको लावा कहा जाता है। और मैग्मा और जो लावा होता है, इसके ठंडे होने पर चट्टानें जो है बनती हैं, आग्नेय चट्टानें बनती है। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है जलप्रपात क्या है। जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान या बाधा आने वाली प्रपाती या फिर जो है लंबवत ढाल जब बन जाती है, इसी को हम झरना जो है प्रपात कहते हैं। आपने देखा होगा नदी के मार्ग में कोई चट्टान बन जाती है, तो चट्टान से जब पानी गिरता है तो ये झरना बन जाता है, आपने देखा होगा। तो ये जो झरना होता है, इसी को हम जलप्रपात कहते हैं। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परतों का उल्लेख कीजिए। तो जैसे कि भूपर्वतीय क्रस्ट और जो है मेंटल और जो है कोर, मतलब जो भूपर्वतीय क्रस्ट दोनों एक ही चीज़ है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंटल और कोर, 3 इसके परतें होती हैं। और जो आपका जो है कोड होती है, इसको 2 परतों में इसको बांटा गया है। एक है बाह्य कोड, दूसरा है आंतरिक कोड। तो इसके हम प्रकारों को समझेंगे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भूपर्वतीय किसे कहते हैं, मेंटल किसे कहते हैं, या फिर कोरोड किसे कहते हैं। तो भूपर्वतीय या जो है सबसे बाहरी और जो है पतली परत होती है जिस पर हम रहते हैं। तो भूपर्वतीय क्या है, जिस पर हम रहते हैं, यह सबसे बाहरी और पतली परत होती है। उसके बाद मेंटल क्या है, या जो है बीच की परत होती है, जो भूपर्वतीय के नीचे स्थित है। ऐसे जो है ठोस पत्थर या जो है मैग्मा इसमें जो है होते हैं। फिर है एक जो है कोर है, जो कि यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। इसे जो है 2 भागों में बांटा गया, एक है बाहरी कोर, एक दूसरा है आंतरिक कोर। तो बाहरी जो कोर होता है, यह जो है द्रव के रूप में है, इसमें जो है मुख्य रूप से लोहा निकेल जो है उसमें होते हैं। जबकि आंतरिक कोर क्या है, या जो है ठोस रूप में है, इसमें भी जो है लोहा और निकेल की मात्रा जो है अधिक होती है। इस तरह से आपको लिखना है। अब है सागरीय लवणता क्या है, आपको बताना है। देखो सागरीय लवणता का मतलब ये होता है, सागर जो होता है, जो महासागर होता है, इसमें जो नमक की मात्रा होती है, इसी को हम सागरीय लवणता कहते हैं। प्रोफेसर सविन जी लिखते हैं कि सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को हम सागरीय लवणता कहते हैं। इसी संदर्भ में जो कि ओमनी महोदय ये कहते हैं कि समुद्र जल में पाए जाने वाले समस्त जो साल्ट है, जो लवण है, इसके योग को ही हम लवणता कहते हैं। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुलित ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को हम सागरीय लवणता के रूप में जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि महासागरीय धाराएं क्या है, इसको भी समझ लीजिएगा। तो प्रोफेसर सवेंद के अनुसार सागर में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को हम धाराएं कहते हैं। मतलब जो है जो सागर का जो जल होता है, जब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है तो उसको हम धाराएं कहते हैं। या ठीक उसी प्रकार सागर में प्रवाहित होती है जिस प्रकार स्थल में नदियाँ जो है प्रवाहित होती है। धाराएं तथा जो है ज्वार भाटा सागरीय जल को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। महासागरीय धाराएं अनेक आर्थिक जलवायु संबंधी जो लाभ प्रदान करती हैं, और धाराओं की गति, आकार, दिशा के आधार पर धाराओं के कई सारे रूप होते हैं। इस तरह से आपको लिखना है इसके बारे में। फिर है महासागरीय निक्षेप क्या होता है। देखो जो अवसादी जो पदार्थ के जो जमाव होता है, अवसादी जैसे कि मिट्टी या फिर कोई अन्य चीज़ हो गया, तो पानी के माध्यम से जो बहकर किसी स्थान पर जब जम जाता है, जब पानी का बहाव धीरे होता है, इसी को हम अवसादी फिर महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है। और परंतु जब पदार्थ का जमाव जो है महासागर की तली में हो, तो उसे जो है महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। और महासागरीय निक्षेप असंगठित जो
औषधि पदार्थ के बने होते हैं। यह पदार्थ महासागर के कई स्रोतों द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः स्रोतों, प्राप्त स्थल, स्वभाव, परिवहन, वितरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर महासागरीय निक्षेप का वर्णन, इसका जो वर्गीकरण, इसका जो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लीजिएगा। ज्वालामुखी के शाब्दिक अर्थ में यह भ्रम होता है कि ज्वालामुखी से आग की लपटें बाहर निकलती है। लोग मानते हैं कि ज्वालामुखी से आग बाहर निकलती है, लेकिन वास्तव में ज्वालामुखी से निकलने वाली जो ज्वलनशील गैसों के कारण आग की लपटों का एक भ्रम हो जाता है। कुछ लोग जो ज्वालामुखी का अफवाह ज्वालामुखी से जो नितरत जो लावा होते हैं, इसके जमाव से उत्पन्न होने वाला जो शंकुआकार पर्वत से लगाते हैं, किंतु यह गलत है। वास्तव में ज्वालामुखी जो शंकु या पर्वत तो ज्वालामुखी क्रिया का परिणाम या प्रतिफल होता है। यहाँ से जो कि मॉक हाउस जी लिखते हैं, कहते हैं कि ज्वालामुखी जो है भूपटल के वे छिद्र हैं। ज्वालामुखी क्या है? भूपटल मतलब होता है पृथ्वी के वे छिद्र है, ठीक है, जिससे जो है भूगर्भ मतलब पृथ्वी का जो के नीचे जो भूगर्भ है, ठीक है, उसका जो मैग्मा जो है आदि पदार्थ है जब बाहर निकलने लगता है, इसी को हम जो है ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ से फिर वार्स सिस्टर जी लिखते हैं, कहते हैं कि ज्वालामुखी पराया एक गोलाकार छिद्र होता है, एक गोलाकार छिद्र होता है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर बन जाता है, नीचे से इसमें जो गर्म जो गैसें होती निकलने लगती हैं, और जिससे पृथ्वी के अत्यंत जो भूगर्भ की जो गैसें होती हैं और जो जल होता है, जो तरल लावा होता है, जो सैल होती है, ये जब निकलने लगती है, इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। फिर इसमें है चक्रवात और परत चक्रवात का इसमें अंतर क्या है। तो चक्रवात में जो है निम्न दाब जो है केंद्र में होता है, अतएव जो हवाएं होती हैं केंद्र की ओर जो है चलती हैं, जबकि परत चक्रवात में हवाएं जो है केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। चक्रवात में जो है मौसम जो है वर्षा युक्त होता है और मौसम में जो है जो अनियमितताएं इसमें मिलती हैं, जबकि परत चक्रवात में मौसम साफ होता है और वायु जो है स्थिर और शुष्क होती है। तो ये थे इसके बीच में दो अंतर प्रमुख। तो घर्षण क्या है? घर्षण जो है एक स्थान पर संकुचन और दूसरे स्थान पर जब तनाव होता है तो खिंचाव अधिक होने के कारण या फिर फलस्वरूप भूपृष्ठ की जो चट्टानें होती हैं मुड़ने के अतिरिक्त कोई चट्टान मुड़ गई और टूट गई, जब टूट जाती है तो इस प्रकार खिंचाव के कारण जो एक वलन निर्मित होता है, वलन का निर्माण होता है, तथा तनाव के से जो दरारें होती हैं अथवा जो संधि बन जाती है और कठोर चट्टान के बलन के जो तल होता है, इसी को हम घर्षण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो इतने ही इसमें क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। इतने यदि क्वेश्चन हम तैयार कर लेते तो आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरा का पूरा जो है पेपर आप सॉल्व करके आओगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।